हेलो दोस्तों, आज हम लोग अपेक्स लर्निंग बाय सूरज स्टडी चैनल पे जितने भी वन डे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसके साइंस में पूछे गए PYQS क्वेश्चंस को हम लोग वन बाय वन करके कवर करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है और ये जो PYQS है ये किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि SSC, PSC, रेलवे, TET, BPSC एग्ज़ाम और अदर भी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, जिसका पार्ट 1 आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, कण बोसॉन नाम का संबंध किस नाम से है? जेसी बोस, एशन बोस, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें एशन बोस। जो एशन बोस है, एशन बोस जी के बारे में हम कुछ और बातें भी देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एशन बोस जी का जो पूरा नाम है वो सत्येंद्रनाथ बोस है। ठीक है, एशन बोस जी का पूरा नाम क्या है? सत्येंद्रनाथ बोस, जिनका संबंध बोसॉन नाम के संबंध से है। और ये जो बोसॉन पार्टिकल है इसको गॉड पार्टिकल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, जो बोसॉन है, बोसॉन कण को किस नाम से जानते हैं? गॉड पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग चलते हैं जेसी बोस जी पे। जेसी बोस जी का पूरा नाम जगदीश चंद्र बोस है। जगदीश चंद्र बोस है। ठीक है, जो जगदीश चंद्र बोस है इनके द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण खोज किया गया था पेड़ पौधे के क्षेत्र में। इनके द्वारा ये बताया गया था कि पेड़ पौधे में भी बहुत सारे अनुवर्तन देखने को मिलते हैं, जैसे प्रकाश के अनुरूप, जल के अनुरूप, गुरुत्वाकर्षण बल के अनुरूप। इसके अलावा इनके द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट की भी खोज की गई थी, जिसकी सहारे से हम लोग पेड़ पौधे की वृद्धि देख सकते हैं, जिनका नाम उनके द्वारा रखा गया था क्रेस्कोग्राफ। ये क्रेस्कोग्राफ से जो पेड़ पौधे की वृद्धि होती है उनकी वृद्धि के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं सर आइजैक न्यूटन पे, जिनके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। सर आइजैक न्यूटन जो है वो गुरुत्वाकर्षण की खोज के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण की खोज के लिए कौन प्रसिद्ध है? सर आइजैक न्यूटन। और उनके बाद है सर अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि अपने एक फेमस थ्योरी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जो है सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत। सामान्य सापेक्षता का जो सिद्धांत है वो किनके द्वारा दिया गया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन जी के द्वारा दिया गया था। इनके लिए काफ़ी फेमस भी हैं। ठीक है, आगे अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी तरीके से जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस निकलेंगी, जो भी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन निकलेंगे वो सारे हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुकता एक होती है? परमाणुकता का सीधा सीधा मतलब समझिए कि वो कितने परमाणुओं से मिल करके बने हैं। ठीक है, परमाणुकता का मतलब क्या हो गया? कितने परमाणु से मिल करके बने हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें सबसे पहले सल्फर की, ठीक है, जिसको हम लोग गंधक भी कहते हैं। तो जो सल्फर है या गंधक है वो उसका जो सूत्र होता है वो S8 होता है। इसका मतलब है कि वो बहुत परमाणुक है। क्लोरीन जो है उसको Cl2 लिखते हैं हम लोग, ऑक्सीजन को हम लोग O2 लिखते हैं, आर्गन को Ar लिखते हैं। तो अगर हम गौर से देखें तो S8 मतलब सल्फर 8 परमाणु से मिलकर के बना है, मतलब वो बहुत परमाणुक हो गए। क्लोरीन 2 परमाणु से मिलकर के बना है, मतलब वो द्विपरमाणु हो गए। ऑक्सीजन भी 2 परमाणु से मिलकर बने, तो ये भी द्विपरमाणुक हो गए। हमारा क्वेश्चन है एक परमाणुकता। तो एक परमाणुकता किस में दिख रहा है? सिर्फ और सिर्फ आर्गन में। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, आर्गन। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड नंबर पे, जो कि है 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या क्या होगी? तो हीलियम, He का मतलब होता है हीलियम। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि जो मोल होता है वो मोल निकालते कैसे हैं। तो मोल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दिया गया द्रव्यमान। ठीक है, दिया गया द्रव्यमान बट्टा परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, जो मोल निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? दिया गया द्रव्यमान बट्टा परमाणु द्रव्यमान। तो हमारे पास दिया गया द्रव्यमान कितना है? 52 ग्राम। ठीक है, और हमारा जो हीलियम है, हीलियम के एक परमाणु की जो
द्रव्यमान होती है वो 4 होती है। तो 52/4 करेंगे तो कितना आएगा 13। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आगे मोल वाले कॉन्सेप्ट आएगा तो आप लोग ईजिली बना लेंगे। अब हम लोग चलते हैं इसी तरीके से हमारे चौथे नंबर क्वेश्चन पे, जो कि है किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या किससे संदर्भित की जाती है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं परमाणु के बारे में। जो परमाणु होता है, परमाणु के बीच में नाभिक होता है। इस नाभिक में मौजूद होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 2 कण मौजूद होते हैं और इसके नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन नाम के जो कण होते हैं वो चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है, क्या चक्कर लगा रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन नाम के कण। अब ये जो इलेक्ट्रॉन नाम के कण होते हैं, इनकी संख्या, जो परमाणु होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। तो जो द्रव्यमान होता है उनका निर्धारण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन करते हैं। कौन करते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो किसी भी तत्व के द्रव्यमान की संख्या बताते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें पे। किसी तत्व की परमाणु संख्या किससे संदर्भित होती है? तो हम लोगों ने पढ़ा कि परमाणु जो होते हैं उसके नाभिक में 2 कण मौजूद होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं अपने कक्षा में। ठीक है, अब हम लोगों को सबसे पहले एक बात जानना है कि इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन होंगे, और इन्हीं की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। इन्हीं की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु की संख्या। तो इसका आंसर हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या हो सकती थी। हमारे ऑप्शन में प्रोटॉन की संख्या है तो हम लोग इसको टिक कर देंगे, प्रोटॉन की संख्या, मतलब ऑप्शन नंबर ए को। ठीक है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या होती तो हम इलेक्ट्रॉन की संख्या को टिक करते। ठीक है, तो ये हमारे पास एक अहम जानकारी थी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे चलते हैं कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कण या अवयव कौन कौन से होते हैं। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि जो परमाणु होते हैं, परमाणु के नाभिक में 2 कण ही मौजूद होते हैं। कौन कौन? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं नाभिक के। इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम लोग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चारों ओर चक्कर लगाते हैं, हम लोग जानते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं क्या? 18 प्रोटॉन, 35 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन, 35 न्यूट्रॉन। तो जो हमारा परमाणु है, परमाणु के नाभिक में हमें पता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। अब ये न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को ही हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमान। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं परमाणु संख्या। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या को क्या कहा जाता है? परमाणु संख्या। तो हमारे पास दिया हुआ है परमाणु संख्या 17, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 17 हो गई, प्रोटॉन की भी संख्या 17 हो गई। और हमारे पास दे रखा है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का भार, मतलब द्रव्यमान दे रखा है कितना? तो 35 ग्राम। तो हम लोग लिख देते हैं N+P = 35। ठीक है, तो अब P के जगह 17 हम लोग पुट कर दिए, तो N का वैल्यू निकालेंगे तो 35 - 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 18 न्यूट्रॉन। क्या हो जाएगा? 18 न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 8 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितने होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, बस ध्यान रखना है कि जिस तरीके से हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होंगे, तो इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस आवेश। ठीक है, और जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन पे होते हैं धन आवेश। ठीक, तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन से विपरीत क्या होते हैं? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पे आवेश कितने हो जाएंगे? +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और जो कूलाम है, कूलाम के बारे में भी इंफॉर्मेशन है कि ये एक आवेश का मात्रक है। कूलाम क्या है? आवेश का मात्रक है। ठीक है, इतने बातें हमें
ध्यान रखनी है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और, जो कि हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, सही युग्म को हमें पहचानना है। तो डीडीटी क्या रोगाणुनाशक है? नहीं है। ये डीडीटी क्या है? एक कीटाणुनाशक हो जाएगा, मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। एलएसडी विषाणुनाशक है? बिल्कुल नहीं। एलएसडी का प्रयोग हम लोग एंजाइटी या डिप्रेशन वगैरह को ठीक करने के लिए करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आ गया क्या? आरडीएक्स। जो आरडीएक्स है क्या वो कीटाणुनाशक है? तो नहीं है, आरडीएक्स तो एक विस्फोटक है। तो हमारा ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी। बी भी गलत हो गया और ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया। तो अब एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, मतलब टीएनटी से क्या बनाया जाता है? विस्फोटक बनाया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। हम लोग डीडीटी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेते हैं, मतलब डीडीटी के फुल फॉर्म के बारे में जानते हैं। तो डी का मतलब होता है, फर्स्ट डी का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, डाई क्लोरो, ठीक है। फर्स्ट डी का मतलब क्या होगा? डाई क्लोरो। सेकेंड डी का मतलब होगा डाईफेनाइल, ठीक है, डाईफेनाइल। तो फर्स्ट डी का मतलब डाईक्लोरो, सेकेंड का डाईफेनाइल एंड थर्ड का टी का मतलब हो जाएगा ट्राईक्लोरोएथेन, ठीक है। क्या होगा? ट्राईक्लोरो, सॉरी लिखने में गलती होगी, ट्राईक्लोरोईथेन, ट्राईक्लोरोईथेन। तो डीडीटी का फुल फॉर्म डाईक्लोरो, फिर सेकेंड का डाईफेनाइल और टी का ट्राईक्लोरोईथेन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डीडीटी के फुल फॉर्म का डिस्कशन कर ले। अब हम लोग चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे कि किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को किस सूत्र से दर्शाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी, 2n² से, ठीक है। किससे दिखाएंगे? 2n² से, कि एक जो नाभिक है, नाभिक के चारों ओर जो अपने कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं, तो एक कक्षा में कितने अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो उसको दिखाने के लिए कौन सा फॉर्मूला है? 2n² का, जहाँ पे ये जो n है, n कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है, जैसे 1 2 3 4 5 6, इसी तरीके से बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम प्रथम कक्षा की बात करें, तो प्रथम कक्षा की बात करेंगे तो हमारा n कितना हो जाएगा? 1। n कितना हो जाएगा? 1। तो हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 2n² होता है, तो 2 गुना 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 2। इसका मतलब हुआ कि जो प्रथम कक्षा होगा, उस प्रथम कक्षा में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। इसी तरीके से दूसरे कक्षा का निकालेंगे तो 8 आएगा, तीसरे का 18 आएगा, चौथे का 32 आएगा, इसी तरीके से चलते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी कक्षा का जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन है वो 2n² के सूत्र से निकाल सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने 11वें नंबर क्वेश्चन पे। तो निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व हृदय पेसमेकर बनाने में उपयोग आता है? जो पेसमेकर है, पेसमेकर के कारण से जो हृदय होता है वो ब्लड को पंप कर पाता है, मतलब हृदय की जो गति होती है वो बनी रहती है, ठीक है, आवेग बना रहता है। तो इस जो पेसमेकर होता है, ये प्राकृतिक रूप से ऐसे नोड के रूप में हमारे बॉडी के अंदर, हमारे हृदय के अंदर पहले से मौजूद होते हैं। जब ये ऐसे नोड काम नहीं करता है, तब हम लोग कृत्रिम रूप से बने हुए पेसमेकर का प्रयोग करते हैं। और ये जो पेसमेकर है, ये बनाया जाता है किससे? प्लूटोनियम से। किससे बनाते हैं? प्लूटोनियम से, ठीक है। अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा जानकारी लेते हैं, जैसे रेडियम जो है, रेडियम का प्रयोग हम लोग कैंसर के उपचार में करते हैं, ठीक है। किसके उपचार में? कैंसर के उपचार में। जो यूरेनियम है, यूरेनियम का प्रयोग हम लोग परमाणु रिएक्टर में करते हैं ईंधन के रूप में। कहाँ पे करते हैं? परमाणु रिएक्टर में करते हैं ईंधन के रूप में, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं ड्यूटेरियम पे। ड्यूटेरियम को ही भारी जल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारी जल, जिसका फॉर्मूला होता है D2O, जिसका प्रयोग परमाणु रिएक्टर में जो न्यूट्रॉन की खंडन हो रही होती है, तो उस न्यूट्रॉन के खंडन की गति को रोकने के लिए या कम करने के लिए हम लोग ड्यूटेरियम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आई होप कि इतने बातें आपको समझ में आया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक भारी जल है?
तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कुल समस्थानिकों की संख्या 3 है। पहला जो है इसको कहते हैं प्रोटियम, ठीक है, पहले वाले को क्या कहते हैं, प्रोटियम, समझ आया। फिर है दूसरा जिसको कहते हैं ड्यूटेरियम, ठीक है, क्या बोलेंगे दूसरे को, ड्यूटेरियम, पहले को प्रोटियम, दूसरे को ड्यूटेरियम। और जो तीसरा है, तीसरे को हम लोग कहते हैं ट्राइटियम, तीसरे को क्या कहते हैं, ट्राइटियम, याद रहेगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। अब हम लोग चलते हैं कि समस्थानिक क्या होता है। समस्थानिक हमारा आंसर तो हो जाएगा बी नंबर, लेकिन समस्थानिक किसको कहेंगे, तो समस्थानिक का मतलब हो जाता है जिसके स्थान बराबर हो, मतलब परमाणु संख्या बराबर हो। तो आप गौर से देखिए, तीनों में सबकी परमाणु संख्या क्या है, एक, एक और एक ही है। लेकिन जो परमाणु द्रव्यमान है वो पहले वाले का 1 है, बी वाले का 2 है और सी वाले का 3 है। तो समस्थानिक का मतलब हुआ कि जिसमें परमाणु संख्या क्या हो, बराबर हो, और बाद बाकी जो परमाणु द्रव्यमान हो ये सारे के सारे क्या हों, अलग हों, ठीक है, तब उसको क्या कहते हैं हम लोग, समस्थानिक के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है नहीं ना। तो अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं। तो ये परमाणु के गुण पे आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, ये गलत है, ठीक है। तो परमाणु के गुण के बारे में हम लोग जरा सा देखते हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट है कि हम लोगों को पता है परमाणु का आकार बहुत ही छोटा होता है। दूसरा, हम लोगों को पता है कि जो परमाणु होती है वो 10⁻⁻10 मीटर के क्रम में होती है, तो ये भी सही है। जो तीसरा है वो एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान रहेंगे, मतलब उसके अंदर कणों की संख्या हमेशा, मतलब कण एक ही जैसे उपस्थित होंगे, तो डी नंबर भी सही हो जाएगा। इसमें कहने का मतलब है कि दो तत्व के परमाणु समान नहीं हो सकते हैं, नहीं ना हो सकते हैं, क्योंकि अगर दोनों तत्व के परमाणु जो होंगे वो तो अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे तो दोनों समान हो नहीं सकते, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 कि बोर के एटम के परमाणु मॉडल की अवधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित कर लेता है। सबसे पहले जो फोटोन होता है वो एक ऊर्जा का पैकेट होता है, ऊर्जा का क्या होता है, एक पैकेट होता है, ठीक है, फोटोन का मतलब ऊर्जा का पैकेट, इतना ध्यान रखना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो फोटोन होता है, जैसे मान लीजिए कि एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के बाहर से क्या जा रहा है, ये फोटोन जा रहा है। ये फोटोन जैसे ही जाएगा तो इसको इलेक्ट्रॉन अवशोषित कर लेगी इसकी ऊर्जा को। जैसे ही इसके ऊर्जा को अवशोषित करके ये अपने अंदर रखेगी तो इसके पास ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो ये अपने ही कक्षा से बाहर निकल जाएगी, अपने ही कक्षा से क्या होगी, बाहर की ओर निकल जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बाहरी कक्षा में चले जाता है। इसका मतलब हुआ कि जो इसके पास ऊर्जा थी, इससे वो परमाणु के नाभिक से क्या होती जा रही है, दूर, मतलब बाहर की ओर जितना जाएंगे परमाणु के नाभिक से क्या होते जाएंगे, दूर। तो फोटोन के कारण से वो परमाणु के नाभिक से दूर होती जाती है। इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर जा रही है, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखनी है फोटोन के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि तत्व A1 और B1 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है और तो इन तत्वों के संयोजन द्वारा निर्मित, तो देखिए ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का 1s2 2s2 2p6 और 3s1, सॉरी 3s1, 2 नहीं 3s1। अब देखिए तो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 + 2 + 6 + 1 होंगे, ठीक है। वहाँ पे 2 लिखा दिया गया था, 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2 2 4 6 10 और 1 11, कितने हो जाएंगे, 11। तो हमें पता है 11 किसका परमाणु संख्या होता है, सोडियम का, तो सोडियम का परमाणु हो गया, मतलब पता चला कि ए क्या है, सोडियम, ठीक है। अब हम लोग बी पे चलते हैं। तो बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या दे रखा है, 1s2 2s2 2p6। अब यहाँ पे देखिए 3s2 नहीं है, तो हमें समझना होगा कि 3s2 भी है, तभी 3p4 आया होगा। तो हम लोग किसको लिखेंगे, 3s2 को, फिर क्या लिखेंगे, 3p4 को, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो 2 + 2 + 6 + 2 + 4, सॉरी ओ यहाँ पे 4 होगा, 6 नहीं होगा, कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ठीक है।
तो 4 लिखने के बाद कितना आ जाएगा हमारा, और 2 2 4 6 10 और 10 2 12 और 4 16 आ जाएगा। तो 16 किसका होता है, सल्फ़र का। ठीक है, तो हमारे पास बी निकल के क्या आ गया, सल्फ़र। अब हम दोनों का क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो Na का जो संयोजकता होता है वो 1 होता है, जो सल्फ़र होता है सल्फ़र का संयोजकता 2 होता है। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चले जाएगा Na के पास और S के पास 1 आ जाएगा, तो बन जाएगा Na2S। तो Na हमारा क्या था, A था ना, Na क्या था, A, तो क्या लिखेंगे A, और S क्या था, B था, तो B और A कितने हैं, 2 हैं, तो A2B, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।